ज़ोहरा की दिलदोज़ चीख से शरफू का कलेजा कट कर रह गया। वो उसके सीने पर सर रखे सिसकियां ले रही थी। खुद शरफू को यूं लगा जैसे किसी नादीदा हस्ती ने उसके अंदर दाखिल होकर उसके दिल को अपनी मुट्ठी में जकड़कर जोर से मसल दिया है। उसके मुंह का जायका कड़वा होने लगा। एक सनसनाहट सी उसके खून में दौरा करने लगी। कश्मीर की दास्तान हुर्रियत का एक दरख्शंदा बाब उसके सामने खुला था। एक लंबी और थका देने वाली लड़ाई लड़ने के बाद मादरे वतन अपने फर्ज से सुबकदोश हो गई थी। वो जिसने अपने खावंद को आज़ादी की भेंट चढ़ा दिया था, अब अपने बेटे को आज़ादी की संगलाख राह गुजर पर रवाना करके खुद सुरखरू ठहरी थी। जल्द ही शरफू पुरसकून होने लगा। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके गिरदा गिर्द फैले पहाड़ों और सब्जे का सारा हुस्न माँ में सिमट आया हो। कश्मीर के पहाड़ों की चोटियों पर चमकती सूरज की किरणों का हाला मादरे कश्मीर के चेहरे के गिर्द फैल गया और उसमें से एक मकनातीसी कुव्वत खारिज होकर शरफू के तन बदन में सरायत करने लगी। एक वलवला ताज़ा उसे मयस्सर आने लगा। माँ की मौत ने उसके दम तोड़ते इरादों में बिजलियां समो दी। एक कौंदा सा लपका और उसे कुव्वत इरादी की दौलत से मालामाल कर गया। शेरू की माँ ने मरकर उसे जीने की राह दिखाई थी। उस लम्हे उसने मादरे कश्मीर की लाश के सरहाने खड़े होकर अहद किया था कि वो उसके अजीम मिशन को जिंदगी की आखिरी सांसों तक जारी रखेगा। उसने झुककर माँ की मुकद्दस पेशानी का बोसा लिया, फिर उसके चेहरे को उसकी खून आलूद चादर से ढांप कर सिसकियां लेती ज़ोहरा को बाजू से पकड़कर ऊपर उठाया। पहाड़ी की दूसरी तरफ फायरिंग की आवाज अब कम पड़ते पड़ते खत्म हो चुकी थी। शायद हमलावरों के सामने अब कोई मुदाफियत बाकी नहीं बची थी। शरफू जानता था कि अब वो लोग शिकारी कुत्तों की तरह ज़ोहरा की बू सूंघते इस तरफ आएंगे। एक एक लम्हा कीमती था। पहले उसने माँ की लाश को दफन करने का इरादा किया, लेकिन फिर उसे ये इरादा मुलतवी करना पड़ा। उसने ज़ोहरा के बाजू को हल्का सा अपनी समत खींचा। चलो ज़ोहरा। वो किसी कटे हुए दरख्त की तरह उस पर आ रही। उसकी सिसकियां शरफू के खून में चिंगारियां दौड़ाने लगी। ये ज़ोहरा थी, उसके दोस्त की अमानत। वो शेरू की माँ को तो बचा नहीं सका था, लेकिन ज़ोहरा, खुदा न खास्ता ज़ोहरा दुश्मन के हत्थे चढ़ गई तो वो कभी खुद को माफ नहीं करेगा। वो लोग अब इसी तरफ आ रहे हैं ज़ोहरा, उसने कहा। वक्त बहुत कम है, चलो। उसने ज़ोहरा का बाजू पकड़ा और वहां से उसे करीबन खींचते हुए रवाना हो गया। लेकिन अभी वो बमुश्किल चंद कदम ही चला था कि अचानक रुक गया। पहाड़ी सिलसिले में गूंजती डोगरा फौजियों के कदमों की आवाज अब उसे नजदीक आती सुनाई दे रही थी। ज़ोहरा का ख्याल भी शायद उसी तरफ गया था, क्योंकि रोते रोते वो अचानक ही चुप हो गई थी। शरफू ने कहा, तुम मेरी वापसी तक यहीं बैठी रहना। उसने खौफजदा ज़ोहरा को एक महफूज आड़ में बिठाते हुए कहा, मैं अभी आता हूँ। ज़ोहरा ने कुछ कहने के लिए होंठ वाक किए, लेकिन उसका मुंह खुले का खुला रह गया। शरफू हैरत अंगेज फुर्ती के साथ मुख्तलिफ टीलों और झाड़ियों की ओट में भागता चला जा रहा था। फिर उसने शरफू को अपनी समत आने वाले रास्ते में एक बुलंद टीले के पीछे छुपते देखा। खौफ के मारे उसकी हथेलियां पसीने में नहा रही थीं। दिल था कि जैसे अभी सीने का पिंजरा तोड़कर बाहर आ गिरेगा। एक एक लम्हा कयामत खेज था। उसे अपनी सांस रुकती हुई महसूस हो रही थी। फिर अचानक जैसे उसकी शरियानों में दौड़ता खून रुक गया। उसने रास्ते के उसी मोड़ पर एक दूसरे के ताकुब में आते 15-20 डोगरा सिपाहियों को देख लिया था। जो ही वो लोग उस मकाम पर पहुंचे जहां शरफू फरिश्ता अजल बना उनका मुंतजिर था, यके बाद दीगरे दो जोरदार धमाके हुए और गोया हमला आवरों के लिए हशर बपा हो गया। उनके सरों पर कयामत टूट पड़ी और ज़ोहरा ने उनके जिस्मों के खून आलूद लोथड़े, पत्थर और गर्द समेत फजा में उछलते देखे। और लम्हा भर बाद उस गर्द और खून के पस मंजर से उसने शरफू को निकलकर अपनी समत आते देखा। एक पुरसकून मुस्कुराहट उसके होंठों पर रक्सा थी, बिल्कुल उस मजदूर की तरह जिसे दिन भर की मेहनत का सिला खिलाफ तवक्को बहुत ज्यादा मिल गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, कहा, आओ ज़ोहरा। थोड़ी देर के बाद ही दो साए पहाड़ी सिलसिलों में लरसते वहां से दूर जा रहे थे। 29 अगस्त 1947 की सुबह जनरल तारिक अपने एक साथी के साथ ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लेने के लिए श्रीनगर की तरफ जा रहे थे। उन्हें अगले ही रोज एक निहायत अहम मीटिंग में लिबरेशन कमेटी का मेंबर नामजद किया गया था और GHQ से अलग करके उनकी खिदमात वजीर आजम के लिए वक्फ कर दी गई थी। इस मीटिंग की तमाम कार्रवाई खुफिया थी और शरीक हजरात को सख्ती से तंबीह की गई थी कि वो इसकी इत्तला फौज के अंग्रेज अफसरान तक नहीं पहुंचने देंगे। जब जनरल तारिक अपने फराइज की नौयत जानने के लिए बजिद हुए तो उन्हें यही बताया गया कि वजीर आजम की ख्वाहिश है कि कम से कम 3 माह तक जंग जारी रखी जाए ताकि उसकी आड़ में अपने मखसूस सियासी मकासद हासिल किए जा सकें। जनरल की जम्मू पर हमले की तजवीज़ को तो खुली जंग छिड़ जाने के खदशे के पेश नज़र रद्द कर दिया गया था, इसलिए उन्हें अब अपनी सारी तवज्जो कश्मीर के महाज पर मरकूज रखनी थी, जहां श्रीनगर के हवाई अड्डे पर धड़ाधड़ इंडियन फौज उतरकर सारे महाजों को अपनी लपेट में ले रही थी। जम्मू खाली रह जाने की वजह से भारत ने वहां अपनी अच्छी खासी अस्करी कुव्वत जमा कर ली थी
اور اپنی پشت پر حملے کے خوف سے مکمل محفوظ بھارتی فوجیں بریگیڈیئر عثمان کی کمان میں برق رفتار پیش قدمی کرتی سارے کشمیر میں پھیل رہی تھی۔ کشمیر کی گلیاں محلے مجاہدین آزادی کے مورچے بن چکے تھے۔ انہیں قدم قدم پر زبردست مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور ابھی تک بھارتی حکومت بھی عملاً اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ جموں کشمیر پر اپنی مکمل گرفت کا اعلان کر سکے۔ یہ سنگین حقیقت اپنی جگہ موجود تھی کہ اب منتشر اور غیر تربیت یافتہ مجاہدین آزادی کے مختلف گروہوں کو براہ راست انڈین فوج سے ٹکر لینا پڑے گی۔ معروف برطانوی فوجی ادارے سینڈرسٹ کے تربیت یافتہ جنرل طارق، جو دوسری جنگ عظیم میں عملی حصہ لے کر DSO کا تمغہ حاصل کر چکا تھا، لڑنے اور لڑانے پر مکمل عبور حاصل تھا۔ اس نے برما میں دریائے ایراودی کے کنارے فرنگی جرنیلوں سے بھی اپنی مردانگی کا لوہا منوا لیا تھا۔ اسے اس تلخ حقیقت کا احساس تھا کہ جموں سے ہماری توجہ ہٹ جانے کے باعث بھارت نے وہاں اسلحہ اور گولہ بارود کے ذخائر وافر جمع کر لیے تھے۔ جنرل جانتا تھا کہ باقاعدہ فوج کے ہر جوان کے پاس 100 راؤنڈ ایمونیشن ہوتا ہے، 100 راؤنڈ فی جوان بریگیڈ ریزرو ہوتا ہے اور 100 راؤنڈ فی جوان ڈویژن ریزرو۔ یہ حقیقت بھی اپنی جگہ موجود تھی کہ بھارت میں اسلحہ بنانے کی فیکٹریاں کام کر رہی تھیں۔ اگر 10,000 مسلح قبائلی کو فی جوان ایک مہینے کے لیے 100 راؤنڈ بھی دے دیے جاتے تو 3 مہینوں کے لیے اس لشکر کو کم از کم 30 لاکھ راؤنڈز درکار تھے، جبکہ لبریشن کمیٹی کا کل سرمایہ محض 2 لاکھ راؤنڈز تھا، جن میں سے کم از کم آدھے ان قبائلیوں کو درکار تھے جو سری نگر کی طرف بڑی تیز رفتاری سے پیش قدمی کر رہے تھے۔ جنرل طارق نے اپنی تمام تر توجہ اب سری نگر کی طرف مرکوز کر دی تھی، کیونکہ اب وہ سوائے اس محاذ کے اور کسی محاذ سے کوئی توقع نہیں رکھ سکتے تھے۔ آج بھی وہ اسی بات کا جائزہ لینے سری نگر کی طرف جا رہے تھے کہ قبائلی مجاہدین نے جو اسلحہ سری نگر پر قبضہ کرنے کے لیے مانگا تھا وہ انہیں ملا بھی ہے یا نہیں۔ دن کے وقت کشمیر میں سفر کرنا قریباً ناممکن ہو چکا تھا، کیونکہ سارا دن مقبوضہ اور آزاد شدہ کشمیر میں بھارتی طیارے مجاہدین کے اڈوں اور شہری آبادیوں پر گولہ باری کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے شام ڈھلے کو حالہ سے سرحد کو عبور کیا۔ 20 میل تک ان کا سفر جیپ میں خاموشی سے جاری رہا۔ سڑک کے بائیں کنارے پر دریائے جہلم کی سرکش موجیں آزادی کے نغمے الاپتی ان کی ہمسفر تھیں۔ دونوں اطراف پھیلا گندمی اور سبز سلسلہ ہائے کوہ ایک شان تمکنت سے ایستادہ آزادی کے مزے لوٹ رہا تھا۔ پہاڑی ڈھلوانوں پر سجی درختوں کی قطاریں اور ان کے پتوں پر رقص کنا ڈوبتے سورج کی سنہری کرنیں اب شہدائے آزادی کے مقدس لہو میں غسل کرنے لگی تھیں۔ کوہساروں کے طویل سلسلے اس امر کے غماز تھے کہ ان کے دامن میں بسنے والے کسانوں، گڈریوں، باغبانوں اور فوجیوں نے ان کی لاج رکھی ہے۔ یہاں کے مکینوں نے اپنی کم سامانی، نارسائی اور کمتری کو خاطر میں لائے بغیر مادر وطن کی صدا پر لبیک کہا اور اپنی زمین، کھیتوں، کھلیانوں، دریاؤں، کوہساروں اور ندی نالوں کی عصمت کی پاسداری کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ وہ جان سے گزر گئے لیکن اپنے لہو کے چراغ جلا گئے تھے تاکہ ان کی روشنی میں آنے والی نسلیں آزادی سے پروان چڑھتی رہیں۔ یہاں دشمن کی مدافعت کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا اور دور دور تک پھیلے جھونپڑوں اور کچے مکانوں کے مکین اب اس قابل ہو گئے تھے کہ آزاد فضاؤں میں سکھ کا سانس لے سکیں اور ایک باوقار زندگی ان کا حصہ بنے۔ مظفر آباد تک راستے میں بھی ہولناک اور پراسرار سکوت طاری رہا، لیکن مظفر آباد پہنچتے ہی ایک ہلچل اور گہما گہمی انہیں نظر آئی۔ لاریوں میں ٹھسے قبائلی مجاہدین جنگ کشمیر میں شرکت کرنے کے لیے سری نگر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ تازہ کمک تھی جسے بارہمولہ پہنچ کر جنگ میں شمولیت اختیار کرنا اور وہاں پہلے سے موجود مجاہدین کا ساتھ دینا تھا، مگر سری نگر سے قریباً 50 میل دور اوڑی کے نزدیک پل ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ پل پسپا ہوتی مہاراجہ کی فوج نے پٹھانوں کی یلغار کی رفتار سست کرنے کے لیے توڑ دیا تھا، لیکن مقامی مجاہدین نے فوراً اس کا حل تلاش کر لیا۔ انہوں نے پہاڑوں کے درمیان قریباً 1.5 میل لمبی کچی سڑک بنا کر پیش قدمی کرتے مجاہدین کی یہ مشکل حل کر دی۔ اس راستے سے نکل کر قبائلی عقابوں کی طرح مہاراجہ کی فوج پر چھپٹے اور وہاں بمشکل ہی کوئی خوش قسمت فوجی جان بچا کر بھاگ پایا۔ ان کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ ان کے محاذ پر پہنچنے سے پہلے ہی ڈوگرا فوج وہاں سے پسپائی اختیار کر لیتی۔ ڈوگرا فوجی مقابلہ نہیں مدافعت کر رہے تھے تاکہ وہ محفوظ طریقے سے پسپا ہوتے ہوئے سری نگر تک پہنچ جائیں اور ان کا کم سے کم جانی نقصان ہو، اور وہاں سے تازہ کمک حاصل کر کے وہ دوبارہ پوری شدت سے قبائلی مجاہدین پر حملہ آور ہوں۔ مظفر آباد سے قریباً 80 میل دور وادی کشمیر کا دروازہ بارہمولہ واقع ہے، جس کا زیادہ تر رقبہ میدانی ہے۔ یہ شہر سیاحوں کی جنت تھا، لیکن بھارتی فضائیہ کی پچھلے 2 روز کی بمباری اور پسپا ہوتی ڈوگرا فوج نے اسے آثار قدیمہ کے کھنڈرات میں بدل کر رکھ دیا تھا۔ مجاہدین جہاں 26 اکتوبر کو پہنچ گئے تھے اور 35 میل دور واقع مہاراجہ کا محل
श्री नगर में दरिया के किनारे बाहें फैलाए उनका मुंतजिर था। भागती हुई खौफजदा डोगरा अफवाज में हरगिज इतना दमखम बाकी न था कि वो उनके आड़े आए। मंजिल नजरों के सामने थी, हौसले मजबूत, मोराल बढ़ा हुआ और दुश्मन पर कारी जरब लगाने का बेहतरीन मौका मैसर था। लेकिन जाहो मनसब की ख्वाहिश का बुरा हो कि उसने उन सरबुलंदों के बढ़ते कदम वहीं रोक लिए। तारीख हुर्रियत का वो स्याह बाब 26 अक्टूबर 1947 की शाम यहाँ लिखा गया, जो हमेशा आज़ादी पसंदों को खून के आंसू रुलाएगा। मेजर खुर्शीद अनवर ने, जो कबायली मुजाहिदीन का कमांडार था, जब श्रीनगर को पके हुए फल की तरह कबायली मुजाहिदीन की गोद में गिरते देखा तो कमजोर इंसानी फितरत का शिकार होकर खुद गर्जी की दलदल में फंस गया। उसने मुजाहिदीन को वहां मंसूबाबंदी का बहाना करके रोक लिया और खुद कश्मीरी लीडरों को ये पैगाम भेजकर वहां बुलाया ताकि वो उसे आकर बताएं कि नौ आज़ाद मुमलिकत की बंदर बांट में उसे कितना हिस्सा मिलेगा और कश्मीर की हुकूमत में उसकी पोजीशन क्या होगी। 2 दिन इस सौदेबाजी और सियासतगरी की नजर हो गए और 28 अक्टूबर को जब उसे होश आया तो 100 तैयारा बरदार जहाजों में ठुसी भारतीय फौज उसके तसव्वुराती पाया तख्त श्रीनगर और बारामूला के दरमियान हायल हो चुकी थी। मुजाहिदीन ने हस्ब रिवायत जान तोड़ हमला किया। यह हमला 29 अक्टूबर की शाम को किया गया था, लेकिन अब मुकाबले पर बेहतरीन और जदीद हथियारों से लैस मुसल्ला फौज थी जिसे जबरदस्त फजाई बरतरी हासिल थी। हमला पसपा कर दिया गया और पठान अपने जख्मी और लाशें साथ लेकर पीछे हटाए। जब जनरल तारिक श्रीनगर पहुंचे तो लड़ाई अपने नुक्ता उरूज को छू रही थी। सारा शहर फायरिंग के धमाकों से गूंज रहा था, लेकिन महाज़े जंग अभी दूर था। उन्होंने अपनी जीप की हेडलाइट्स बुझा दी और उस सड़क पर आगे बढ़ने लगे जो श्रीनगर को जाती थी। ये खदशा उनके जहन में फन फैलाए खड़ा था कि इस सड़क पर भारतीय फौज भी काबिज हो सकती है, क्योंकि अभी सूरत हाल वाज़े नहीं हो रही थी। उनको आखिरी इत्तला यही दी गई थी कि शहर के बाहर दूर ऊपर के पहाड़ों में जंग जारी है। वो जीप की बत्तियां बुझाए अब आहिस्ता आहिस्ता चलते बारामूला से 10 मील आगे आ चुके थे। फिर एक जगह रात के अंधेरे में जलते अलाव की रोशनी ने उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया। रात के दूसरे पहर लालटेन की बत्ती की लौ उसने बढ़ा दी थी और बेचैनी से नौवारिद का मुंतजिर था। बिलाखिर वो लम्हा भी आ गया जब उसे दरवाजे पर मखसूस दस्तक सुनाई दी। नौवारिद ने दरवाजे को एक खास अंदाज से 3 मरतबा बजाया था। ममदू गुज्जर ने दरवाजे की झर्री से मुंह लगाते हुए उसे मुखातिब किया, कौन? जवाब में एक लफ्ज के सिवा उसे कुछ सुनने को न मिला। मेहमान। दिल की बेकाबू धड़कनों को संभालते हुए उसने अगला कोड दोहराया, कहां से आना हुआ? दूसरी तरफ से फिर एक ही लफ्ज पर इक्तिफा किया गया, जम्मू। ममदू ने दरवाजे की कुंडी गिरा दी। नौवारिद ने कहा, सायका, जिसका चेहरा स्याह रंग के कपड़े में ढका हुआ था। ममदू गुज्जर ने पुकारा, सायका, और आने वाले ने अस्सलाम वालेकुम का नारा बुलंद करते हुए अपना चेहरा नंगा कर दिया। बेख्तियार ममदू के मुंह से निकला, अमीर खान। अमीर खान उससे बगलगीर हो गया, ममदू मेरे यार। दोनों ही इस हुस्न इत्तेफाक पर खुदा का शुक्र गुजार रहे थे। आज करीबन साल बाद उनकी मुलाकात हुई थी। आखिरी मुलाकात ममदू को कल की तरह याद थी। दोनों इंडियन आर्मी से इकट्ठे फरार होकर बर्मा में सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल हुए थे, जहां जापानियों ने ट्रेनिंग देकर उन्हें वापस हिंदुस्तानी फौज को सबोताज करने और वहां से इत्तलात हासिल करके जापानी इंटेलिजेंस को पहुंचाने का फरीजा सौंपा गया था। दोनों ने अपना काम कलकत्ते की गोदी में काम करने वाले मजदूरों का भेस बदलकर बड़े शानदार तरीके से अंजाम दिया था। यहीं सूए इत्तेफाक से नबी खान सूबेदार उनसे टकरा गया, जो नगर नगर घूमकर सुभाष चंद्र बोस की तर्ज पर मुसलमान अफसरों की मदद से एक इनकलाबी फौज तश्कील देने के खब्त में मुब्तला था। नबी खान जम्मू का रहने वाला था। जल्द ही वो आपस में घुल मिल गए। नबी खान की जहां दीदा नजरों ने जाने उनमें क्या देख लिया था कि वो उन्हीं का होकर रह गया। हर रोज शाम के बाद वो लोग एक पारसी के छोटे से होटल के महफूज कैबिन में इकट्ठे होते, जहां एक आलम की सियासत जेर बहस आती। दोनों दोस्त ये बात शिद्दत से महसूस करते कि नबी खान जब आलम इस्लाम का जिक्र करता तो हद से ज्यादा जज्बाती हो जाता। खुसूसन बर्रे सगीर के मुसलमानों की दिगरगूं हालत जेर बहस आने पर तो उसकी हालत दीदनी होती। उसके इसी जज्बा वतनियत से मुतासिर होकर एक रोज जब अमीर खान ने उसके सामने आजाद हिंद फौज का जिक्र छेड़ा तो नबी खान के लिए जैसे बिल्ली के भागों छींका टूटा। उसने 2-3 मुलाकातों में ही दोनों के जज्बा आजादी को एक वाज़े समत की निशानदही कर दी। और एक रोज जब उसने खुलकर अपने मकासद उनके सामने बयान किए तो दोनों ने बेख्तियार उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए उस पर अपनी तरफ से बहुत बड़ा इंकिशाफ किया कि उनका ताल्लुक आजादी हिंद फौज से है। लेकिन ये कहकर तो नबी खान ने उनके अरमानों पर गोया ओस ही डाल दी कि वो उन्हें अव्वल रोज से जानता है।
उसने अपनी बात की सच्चाई के सबूत में जब उन्हें उनके पिछले 8-10 रोज के मामूल से आगाह किया तो दोनों उसके खुदादाद ज़हनी सलाहियतों के गर्विदा होकर रह गए। नबी खान ने उनका बाकायदा ताक़ुब करके न सिर्फ कलकत्ते में उनका रिंग ढूंढ लिया था, बल्कि जहां उनके ज़राए भी उसकी नज़र में आ चुके थे। उस रोज वो तीनों पारसी के तंदूर नुमा होटल से उठकर एक खोली में आन बैठे जो नबी खान की मिल्कियत थी। यहाँ आकर उन पर यह हैरत अंगेज इंकिशाफ हुआ कि नबी खान यहाँ मनोहर लाल स्वामी जी के नाम से मशहूर है और इर्द गिर्द की करीबन सब खोलियों में उसके चेले रहते हैं। वो लोग उसकी पूजा एक गुरु के सम्मान करते थे। नबी खान ने कहा, किसी बात पर कभी हैरत का इजहार न करना, ये अभी से अपनी आदत बना लो। यूं तो तुम भी साबिका रॉयल मिलिट्री इंटेलिजेंस और मौजूदा जापानी महकमा जासूसी के तरबियत याफ्ता हो, फिर भी मुमकिन है कुछ बातें तुम्हारे लिए भी चौंका देने वाली हों। ये था वो पहला ऑर्डर जो मुस्तकबिल में कश्मीर को डोगरा और अंग्रेज साम्राज्य की रेशा दवानियों से निजात दिलाने का अज़्म लेकर मैदान अमल में उतरने वाली तंजीम साइका के पहले सरबराह ने उन्हें दिया था। वो सारी रात तीनों ने गुफ्तगू और बहस व तमहीस की भेंट चढ़ा दी। नबी खान ने उन्हें इस बात का कायल कर लिया था कि अंग्रेजों के बर्रे सगीर से चले जाने के बाद भी कश्मीर के मुसलमान कभी आज़ादी की नेमत से बहरावर नहीं हो सकेंगे, इल्ला ये कि वो आज़ादी के हुसूल के लिए हथियार न उठा लें। नबी खान ने कहा, मैंने 15 सरफरोश इकट्ठे कर लिए हैं। दोनों के मुंह से बेसाख्ता निकला, कौन है वो? नबी खान ने एक लंबा सांस लिया, बोला, हाँ, मैं तुम्हें यही बताने जा रहा था कि हमारी तंजीम की बुनियादें इस उसूल पर रखी जा रही हैं कि हम कभी एक दूसरे से तारुफ हासिल नहीं करेंगे। जहां एक दूसरे से तारुफ नागुज़ीर हो वहां अलबत्ता दूसरी बात है। फिर असल बात तो एक मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए जिद्दोजहद है। इसके लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए कि कुछ करने से पहले ही तंजीम अपनी मौत आप न मर जाए, ये सोचना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ हम नबरदाज़मा होने जा रहे हैं, मैंने ये फन जासूसी और तकरीबकारी उन्हीं के दरमियान उन्हीं की सरजमीन पर रहकर उन्हीं से सीखा है। दोनों हवन्नकों की तरह नबी खान का चेहरा तक रहे थे, जो उस लम्हे उन्हें किसी और ही दुनिया का पुरस्कार बंदा लग रहा था। उसने कहा, हाँ दोस्तों, हम चूंकि मुस्तकबिल में एक नया और अटूट रिश्ता कायम करने जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें किसी हद तक अपना तारुफ जरूर करवाऊंगा। मैंने गेस्टापो, MI और रॉयल इंडियन इंटेलिजेंस सभी के साथ काम किया है, लेकिन खुदा जानता है कि ये सब कुछ इसलिए था कि मैं दुश्मन का दाव उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने के फन से आगाही हासिल कर सकूं। और आज जब मुझे कुदरत ने किसी काबिल किया है तो जान से गुजर जाने का अज़्म लेकर बर्रे सगीर की गली गली कूचे कूचे में मैं उनको तलाश कर रहा हूँ जो अपनों और परायों की रेशा दवानियों के शिकार हैं, मगर जिनके दिल तो जिंदा हैं, लेकिन जिनकी तलवारें जंगालूद और बाजू शल हो चुके हैं। रुखसत के वक्त जब तीनों ने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर अपना तन मन धन मादरे कश्मीर के लिए एक दूसरे के हाथों में हाथ लेकर नजर करने का हल्फ उठाया तो साइका के कमांडर ने उन्हें कहा, आज के बाद मैं तुम्हें इस बस्ती में कभी नजर नहीं आऊंगा। तुम ये भी भूल जाना कि नबी खान नाम का कोई आदमी तुमसे कभी मिला था। हाँ, फिल वक्त तुम्हें असलहा हासिल करना है जिसके हुसूल की तरकीब से मैंने तुम्हें आगाह कर दिया है, और आइंदा तुम जहाँ कहीं भी होगे मैं खुद ही तुमसे राब्ता पैदा कर लिया करूंगा। फिर तीनों ने हाथ फैलाकर खुदाए बुजुर्ग बरतर के हुजूर कामयाबी की दुआ की और एक दूसरे को फी अमानिल्लाह कहकर अपनी अपनी राह ली।